हेलो स्टूडेंट्स, लर्न टू क्रैक के इस वीडियो लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में एक नए टॉपिक की बात करते हैं और वो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है आजकल पीटी और मेंस दोनों के हिसाब से। और जैसे जैसे आधुनिक विश्व में पर्यावरण को लेकर के अवेयरनेस बढ़ रही है, उसी क्रम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस वगैरह हो, उन सब में भी अब एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या। देखिए, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी जैसा कि सिलेबस में लिखा जाता है कि एनवायरनमेंट से संबंधित जो प्रश्न है वो इस टॉपिक से रहेंगे। तो हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले देखिए हम देखेंगे कि पर्यावरण है क्या, इसकी संरचना क्या है, इसके विभिन्न घटक क्या है, इनमें कौन कौन सी कारकों को शामिल किया जाता है, इनका इस प्रकार से मानव के साथ में क्या संबंध है, वो सारा हम पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण वगैरह का अध्ययन करते हैं, वो पारिस्थितिकी है। अब इसकी किसी एक इकाई पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर पढ़ेंगे और उसी के अंतर्गत हम जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए पर्यावरण, ये जो हमने पढ़ा कि पर्यावरण, या ये हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। उसके बाद में पर्यावरण को कौन कौन से खतरे हैं या पर्यावरण में कौन कौन सा परिवर्तन आ रहा है मानवीय कारणों से या गैर मानवीय कारणों से, उन सब पर हम बात करेंगे। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण, इसी के अंतर्गत ओजोन क्षय, जलवायु परिवर्तन या इस प्रकार से अम्लीय वर्षा वगैरह अन्य जो टॉपिक जो इस प्रकार से पर्यावरण के लिए खतरा बने हुए हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर उसके बाद में इसको ठीक करने के लिए, या पर्यावरण अगर प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण इस प्रकार से खराब हो रहा है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए, तो इसके लिए पर्यावरण नियोजन और प्रबंधन भी एक अलग से टॉपिक रहेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो एक तरह से समिट्स वगैरह हुए हैं, ठीक है, या किन किन तरीकों से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में कि विभिन्न जो सरकारों ने या एक तरह से समुदायों ने कौन कौन से कानून पर्यावरण संरक्षण के बनाए हैं, या कौन कौन सी नीतियां जो है इस तरह से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाई गई है, वो हम पर्यावरण संरक्षण नीति और कानून के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद में एक टॉपिक आता है कि पर्यावरणीय शिक्षा, नैतिकता और मूल्य क्या है, यानी पर्यावरण का जो उपयोग है वो किस तरीके से और किस सीमा तक किया जाना चाहिए कि इस प्रकार से पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और मानव अपने विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सके। इसी के अंतर्गत हम फिर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह की बात करेंगे। तो ये हमारा पर्यावरण का एक पूरा टॉपिक रहेगा और इसके अंतर्गत हम विभिन्न जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। एक सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण है क्या। ये पर्यावरण या एनवायरनमेंट एक फ्रेंच शब्द एनवायर से बना है और जिसका अर्थ होता है टू एनसर्कल और टू सराउंड, यानी किसी चीज को घेरना या उसको चारों ओर से कवर करना। या इसी तरह से अगर हम हिंदी शब्द पर्यावरण को देखें तो ये दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब है आवृत या घिरा हुआ। यानी कि दोनों ही शब्दों से एक बात क्लियर हो रही है कि पर्यावरण कुछ ऐसी संरचना से संबंधित है जो किसी वस्तु या एक तरह से आप कहें कि जीव को चारों ओर से कवर करती है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि पर्यावरण उन परिस्थितियों तथा दशाओं को प्रदर्शित करता है, मुख्यतः भौतिक दशाएं, जो किसी एकल जीव या जीव समूह को चारों ओर से आवृत करती है तथा उसे प्रभावित करती है। यानी कोई एक जीव या जीवों का समूह, समुदाय वगैरह जिसके चारों ओर की जो भौतिक परिस्थितियां हैं या जिसके चारों ओर की जो दशाएं हैं, उन सभी को हम सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। और ये पर्यावरणीय दशाएं उस जीव या समुदाय को प्रभावित करती है। तो पर्यावरण को अगर परिभाषिक तौर पर देखें तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जीवों के चारों ओर का जो वातावरण है या जीवों के चारों ओर की जो दशाएं हैं वो पर्यावरण है। अब अगर हम देखें कि जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य या हमारे चारों ओर हमें क्या चीजें देखने को मिलेगी। देखिए, अगर हम देखें कि पर्यावरण की संरचना या इस चारों ओर की परिस्थितियों में कौन कौन सी संरचनाएं हैं, तो हम इसे दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है भौतिक पर्यावरण या फिजिकल, या जिसे हम अबायोटिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, यानी पर्यावरण का वो भाग जिसमें कोई जीवन नहीं है। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः हमें तीन प्रकार की संरचनाएं या तीन प्रकार के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। एक जो कि
ठोस पार्ट है, जिसे आप कह सकते हैं कि सॉलिड जो पार्ट है उसे हम स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कह सकते हैं। इसमें जैसे भूमि या इस प्रकार से जो भी एक तरह से पहाड़ पठार वगैरह अन्य जो भाग हैं वो शामिल किया जाता है। इसी तरह से जो द्रव हमारे चारों ओर जो इस प्रकार से द्रव वाला भाग है उसे हम जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर कह सकते हैं। इसी तरह से हमारे चारों ओर का जो गैसीय आवरण है उसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो ये पर्यावरण का एक तरह से भौतिक घटक या भौतिक पर्यावरण या फिजिकल या अबायोटिक घटक इसे कह सकते हैं। दूसरा है जैविक या बायोटिक जो पर्यावरण है। देखिए, बायोटिक पर्यावरण को हम फिर से दो भागों में वानस्पतिक या फ्लोरल एनवायरनमेंट और जंतु पर्यावरण या फोनल एनवायरनमेंट में बांट सकते हैं, क्योंकि मुख्यतः पृथ्वी पर जो एक तरह से जीवन है उसे हम वनस्पति और जीव दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पर्यावरण में कौन कौन से घटक शामिल किए जाते हैं। देखिए, पर्यावरण में एक तो है भौतिक घटक, जिसमें मुख्यतः भूमि, वायु, जल आदि के घटकों को शामिल किया जाता है, या आप कहें कि वो घटक जिसमें कोई जीवन नहीं है या निर्जीव वस्तुओं या निर्जीव जो घटक हैं पर्यावरण के, वो भौतिक घटक कहलाएंगे। इसी तरह से पर्यावरण का जो दूसरा घटक है वो है जैविक घटक, जिसमें हम वनस्पति और जंतु जो एक तरह से पर वनस्पति या जंतुओं को शामिल करते हैं। और इसी प्रकार से पर्यावरण का तीसरा घटक जिसे हम ऊर्जा घटक के नाम से जानते हैं, इसमें मुख्यतः सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है, क्योंकि बाकी अन्य ऊर्जाएं इन्हीं ऊर्जाओं का एक रूपांतरण मानी जाती है। तो अगर हम पर्यावरण के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसे हम भौतिक, जैविक और ऊर्जा के 3 घटकों में बांट सकते हैं। अब अगर हम पर्यावरण के प्रकारों की बात करें तो देखिए, पर्यावरण को बेसिकली हम 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक वो जो कि प्राकृतिक पर्यावरण है, यानी जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है या जो स्वतः प्रकृति द्वारा विकसित हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर किसी हिल स्टेशन पर जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे चारों पहाड़, नदी वगैरह इस प्रकार की प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं जो किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं, या हमारे आसपास यहाँ पर भी हम देखें तो हमारे चारों ओर जो भी प्राकृतिक रूप से उपस्थित जो चीजें हैं वो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है। लेकिन चूंकि मानव ने अपने विकास की प्रक्रिया में बहुत सारी विशेषताएं अर्जित कर ली हैं, और इस विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि उसने अपने पर्यावरण को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। जैसे हमारे आसपास देखिए कि शहर है या सड़कें, पुल वगैरह या ये सब जितने भी संरचनाएं जो कि मानव द्वारा निर्मित हैं, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण का भाग है। तो पर्यावरण का जो दूसरा भाग है उसे हम मानव निर्मित पर्यावरण या इस प्रकार से मैन मेड एनवायरनमेंट या बिल्ड एनवायरनमेंट भी कह देते हैं। यानी ये पर्यावरण का वो भाग है या हमारे चारों ओर की वो दशाएं हैं जो कि मानवों द्वारा निर्मित की गई है। अब इसके बहुत सारे भाग हैं, जैसे इसे हम सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण में बहुत सारी दशाएं जो है शामिल की जाएंगी, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक वगैरह। ठीक है, जैसे सामाजिक दशाओं में आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर का वातावरण किस प्रकार का है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाएं तो वहां पर आपको एक अलग वातावरण देखने को मिलेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आप किसी अन्य क्षेत्र में जैसे सब्जी मंडी या इस प्रकार से कोई अन्य क्षेत्र का दौरा करें, ठीक है, तो वहां का एक अलग वातावरण आपको देखने का मिलेगा। तो ये सभी वातावरण जो है वो इस प्रकार से मानव निर्मित है। इसी तरह से आर्थिक पर्यावरण, यानी मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्यावरण से कुछ आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, या मान लीजिए आप कह सकते हैं कि पर्यावरण से कुछ वस्तुओं के द्वारा या पर्यावरण से प्राप्त कुछ वस्तुओं के द्वारा मानव का जीवन निर्वाह होता है, चाहे कृषि हो, खनिज वगैरह हो या अन्य प्रकार से। तो ये एक तरह से मानव का पर्यावरण से जो संबंध इस प्रकार से हो जिसमें मानव की जो आर्थिक परिस्थितियां जो है विकसित हो, या आप कहें कि उसका जीवन निर्वाह हो सके, वे सभी जो है वो आर्थिक पर्यावरण का भाग है। इसी तरह से मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार की राजनीतिक दशाएं निर्मित की गई है, ये वहां का राजनीतिक पर्यावरण कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कहीं जो है इस प्रकार से लोकतंत्र हो सकता है, कहीं इस प्रकार से राजशाही हो सकती है, या आप कहें कि किसी अन्य क्षेत्र पर इस प्रकार से अन्य प्रकार की राजनीतिक दशाएं हो सकती हैं।
तो ये सभी राजनीतिक पर्यावरण का भाग है। इसी तरह से धर्म, जो कि मानव के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो धर्म से संबंधित जो वातावरण है, ठीक है, वो धार्मिक वातावरण कहलाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि किसी तीर्थ क्षेत्र वगैरह की यात्रा करें या किसी मान लीजिए कि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का दौरा करें, तो आपको वहां पर एक अलग धार्मिक वातावरण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण के विभिन्न प्रकार हैं। इसमें मुख्यतः हम दो भागों में, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण में बांटते हैं। अब अगर मानव पर्यावरण संबंध की बात करें तो देखिए, मानव की उत्पत्ति से लेकर के अब तक मानव पर्यावरण का जो संबंध है वो बदलता रहा है। यानी प्रारंभ में मानव का जो पर्यावरण के साथ संबंध है वो कुछ अलग तरह का था और आज ये कुछ अलग तरह का। प्रारंभ में मानव जो है वो अन्य दूसरे जीवों की तरह ही पर्यावरण का केवल एक, जिसे आप कह सकते हैं कि कारक था, और उस काल के मानव को कहा जाता था भौतिक मानव। यानी जब मानव की उत्पत्ति हुई तो अन्य जीवों की तरह ही मानव भी प्रकृति से या पर्यावरण से सिर्फ भोजन के लिए अपनी वस्तुएं इकट्ठा करता था और थोड़ा बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि कम पर्यावरण नुकसान के साथ में अपना जीवन यापन कर रहा था, ठीक है। यानी उस काल में मानव जो है वो इस प्रकार से पर्यावरण का एक कारक था। जैसे अगर हम एक तरह से पाषाण काल की बात करें तो मानव भी अन्य जीवों की तरह ही एक जो है जीव मात्र था। लेकिन समय के साथ में मानव की बुद्धि का विकास हुआ, या आप कहें कि उसने जैसे जैसे पशुपालन, कृषि की प्रक्रियाएं सीखी, और इसी के साथ में मानव ने एक जगह पर रुक करके रहना शुरू कर दिया, और इसी से ही अवतरण हुआ सामाजिक मानव का। यानी समूह में रहने के कारण कहा गया सामाजिक मानव। और इस सामाजिक मानव के जीवन में बहुत सारी परिवर्तन, जैसे पशुपालन, कृषि या अन्य जो तौर तरीके जैसे जैसे बदलते गए, वैसे वैसे पर्यावरण के साथ में उसका संबंध बदलता गया। अब मानव ने अपने एक तरह से आप कह सकते हैं कि फायदे के लिए पर्यावरण में कुछ परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जैसे जंगलों को काट करके कृषि योग्य भूमि बनाई गई। जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आप देखते हैं कि स्थानांतरित कृषि आज भी प्रचलित है, तो ये प्राचीन काल से ही इस प्रकार से कृषि पद्धति चलती आ रही है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि उसने नहरों को रोक करके बांध बनाना, या इस प्रकार से नदियों को रोक करके बांध बनाना, या इस प्रकार से मान लीजिए कि खनन आदि की प्रक्रिया के द्वारा जो भूमि वगैरह है या पर्वत वगैरह है उनको नुकसान पहुंचाना, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी। तो धीरे धीरे मानव की भूमिका जो पहले एक पर्यावरणीय कारक के रूप में थी, अब वो पर्यावरण के परिवर्तनकर्ता के रूप में आ गई, और ये एक प्रक्रिया जो है लंबे समय तक चलती रही। लेकिन मानवीय विकास की ये प्रक्रिया यही नहीं रुकी। धीरे धीरे इस तरह से नए परिवर्तन आते गए और एक प्रक्रिया हुई जिसे हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद में मानव का जो उत्पादन का तरीका है वो पूरी तरह से बदल गया, और इसी के साथ में धीरे धीरे मानव के जीवन में कुछ और परिवर्तन आने लगे, और उन्हीं परिवर्तनों में एक परिवर्तन था तकनीक या प्रौद्योगिकी का विकास। इससे देखिए, मानव की जो पर्यावरण को परिवर्तन करने की जो भूमिका चली आ रही थी, उसमें अब मानव सिर्फ परिवर्तन करता नहीं रहा, अब वो परिवर्तन का एक बड़ा ही, जैसे आप कह सकते हैं, विकृत रूप लेकर के सामने आया, और वो था पर्यावरण के विध्वंसकर्ता के रूप में। यानी अब उसने पर्यावरण को सिर्फ बदलना ही शुरू नहीं किया, उसे अपने तरीके से नष्ट करना भी शुरू किया। जैसे आप देखते हैं कि जंगलों को नष्ट करना, या इसी तरह से समुद्रों में नाभिकीय परीक्षण, या इसी तरह से मान लीजिए कि अत्यधिक शिकार वगैरह से जो पर्यावरण का एक संतुलन हमेशा से बना हुआ था अब तक, वो धीरे धीरे अब जो है खत्म होने लगा, और या कहें कि वो जो है इस प्रकार से असंतुलित होने लगा, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो मानव का जो एक तरह से रूप है अलग अलग कालखंड में, जैसे भौतिक मानव, सामाजिक मानव, आर्थिक मानव और प्रौद्योगिक मानव के रूप में बदला, और उसकी भूमिका पर्यावरण के साथ में कारक से लेकर के परिवर्तनकर्ता और फिर विध्वंसकर्ता के रूप में बदलती गई। और आज हम देखते हैं कि पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा जो है वो मानव से ही। और इसके लिए जो है अभी 20वीं जो सदी है उसके 7वें दशक के बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए जाने शुरू किए गए हैं। हालांकि अभी तक उन्हें पूरी सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी चूंकि मानव अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को इतना अधिक नुकसान पहुंचा रहा है कि अगर इसे वक्त रहते नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम मानव पर्यावरण संबंध देखें तो मानव की भूमिका इस प्रकार से अलग अलग कालखंडों में बदलती है। अब अगर मानव पर पर्यावरण का प्रभाव या पर्यावरण पर मानव का प्रभाव देखें, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मानव अपने आसपास के पर्यावरण को प्रभावित करता है और उस आसपास के पर्यावरण से प्रभावित भी होता है। तो ये कौन कौन से प्रभाव है, आइए देखते हैं।
अब अगर हम देखें कि मानव और पर्यावरण के एक दूसरे पर क्या प्रभाव है, तो देखिए पर्यावरण का तो मानव पर सीधा प्रभाव हमें दिखाई देता है कि जिस क्षेत्र की जैसी जलवायु व अन्य भौतिक दशाएं होंगी, वहां के जो मानवीय समुदाय का जो रहन सहन, खान पान, जीवन शैली उसी प्रकार की होगी। जैसे मान लीजिए कि जो उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण में रहने वाले जो एक तरह से मानवीय समुदाय होंगे, उनकी जीवन शैली कुछ अलग होगी। इसी तरह से मान लीजिए कि जो शीतोष्ण या ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जो मानवीय समुदाय हैं, वो उसी वातावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली जो है वो संचालित करते हैं। तो मानव तो इस प्रकार से जलवायु और अन्य दशाओं से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। ठीक है, जहां कृषि की दिशाएं अच्छी है वहां इस प्रकार से जो कृषि अर्थव्यवस्था अधिक विकसित होगी, और जहां इस प्रकार से अन्य दशाएं जैसे उत्खनन वगैरह है, तो वहां पर इस प्रकार से अन्य प्रकार की आर्थिक दशाओं का जो विकास होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मानव सीधे सीधे पर्यावरण पर निर्भर कर रहा है। जैसी पर्यावरण दशाएं आसपास होंगी, उसी प्रकार का मानवीय जो सामाजिक या आर्थिक जीवन होगा। ठीक है, और उसी प्रकार का जो है मानवीय जीवन यापन करने का तरीका भी होगा। लेकिन पर्यावरण पर मानव का प्रभाव किस तरह से है, उसे हम देखिए दो भागों में बांट सकते हैं। एक जिसे हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष, या जिसे हम शॉर्ट टर्म या अल्पकालिक भी कह सकते हैं, ऐसा प्रभाव जो सीधा दिखाई देता है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष लॉन्ग टर्म, जो एकदम से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे ये जो लक्षण है वो जो एक तरह से स्पष्ट होने लगते हैं। तो जैसे प्रत्यक्ष में सबसे पहले भूमि उपयोग में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि जंगलों वगैरह को काट करके कृषि योग्य भूमि तैयार करना, या इस प्रकार से शहरों का निर्माण वगैरह। ठीक है, तो ये सब प्रक्रियाएं जो है वो इस प्रकार से पर्यावरण पर सीधे प्रभाव में देखी जाएगी। जैसे एक समय था जब पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है वो वनों से ढका हुआ था। ठीक है, तो वन विनाश की प्रक्रिया भी इसी में शामिल हो जाएगी। लेकिन आज अगर हम देखें तो पृथ्वी के बहुत ही कम हिस्से पर वन और इस प्रकार से जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो उपस्थित रह गई, और इसका सीधा प्रभाव इस प्रकार से पर्यावरण पर पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से एक अन्य प्रक्रिया है जिसे हम मौसम रूपांतर कार्यक्रम करते हैं। देखिए आजकल मानव ने जलवायु परिस्थितियों को भी अपने अनुसार परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। जैसे आप कह सकते हैं कि कृत्रिम वर्षा एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें जो है इस प्रकार से मेघ बीजन द्वारा अप्राकृतिक तरीके से वर्षा करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम भी जो है वो अब मानव द्वारा किए जाने लगे हैं, जो कि पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से निर्माण और उत्खनन, जैसे पहाड़ों को काट करके वहां पर इस प्रकार से उत्खनन के कार्य किए जाते हैं, जिससे एक प्रकृति को इस प्रकार से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। या आप कहें कि मान लीजिए कि किसी क्षेत्रों में जो है उस प्रकार से बांध या इस प्रकार के अन्य जो संरचनाएं हैं उनके निर्माण द्वारा भी वहां के आसपास का वातावरण या जो भी प्राकृतिक दशाएं हैं वो प्रभावित होगी। जैसे मान लीजिए कि किसी नदी पर अगर बांध बना दिया जाए तो उसके आसपास का पूरा क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से डूब क्षेत्र में आ जाएगा, या आप कहें कि वहां पर जल भराव की समस्याएं आ जाती है। उसके बाद में जैसे नाभिकीय कार्यक्रम, तो नाभिकीय कार्यक्रम के द्वारा भी मानव जो है वो पर्यावरण को काफी जो है अधिक प्रभावित कर रहा है। जैसे जहां पर ये नाभिकीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां पर इस तरह से परीक्षण किए जाते हैं, वहां के आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार से विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है, और साथ ही वहां की जो भूमि या जल का जो एक तरह से प्राकृतिक पर्यावरण था वो भी पूरी तरह से बदल जाता है। तो मानव इन नाभिकीय कार्यक्रम के द्वारा जो है इस प्रकार से पर्यावरण पर प्रभाव डाल रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा मानव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं का एक दूरगामी प्रभाव भी है, जो अभी तो सीधे रूप में दिखाई नहीं देता है। कई बार इसका जो एक तरह से प्रभाव जो है वो हमें एकदम से ना दिखाई देकर के बाद में इसके जो प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं। और इसमें एक बड़ा जो कारण है वो है, या इसमें जो बड़ा उदाहरण वो है पर्यावरण प्रदूषण। जैसे मान लीजिए कि औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद में जैसे जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, तो वो उस वक्त अचानक से तो नहीं समझ में आई कि इस प्रकार से ये जो है प्रक्रिया कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन समय के साथ में उस बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव आज हमें वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग में देखने को मिलता है। और इससे हम देख रहे हैं कि न केवल इस प्रकार से पृथ्वी का वातावरण जो है वो अधिक गर्म हो रहा है, बल्कि यहाँ का पूरा जो जीवन का जो एक तरह से साइकिल बना हुआ था, या आप कहें कि जीवन का जो एक सिस्टम बना हुआ था वो प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार से जैसे वैश्विक तापन है,
या अन्य बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि उस वक्त तो जितनी जो है हानिकारक नहीं लग रही थी, लेकिन समय के साथ में उनके जो प्रभाव है वो बहुत ही घातक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्यावरण पर मानव का जो प्रभाव है वो इस प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से देखा जा सकता है।